गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हमारा हिंदी ग्रामर में चैप्टर सेकंड होगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको भाषा और व्याकरण करा दिया है। आई होप कि आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। तो आज हमारा जो है हिंदी व्याकरण में जो है चैप्टर है सेकंड। चैप्टर सेकंड है हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले जो है हम अपने इस चैप्टर के माध्यम से यही समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। चैप्टर सेकंड, वर्ण विचार। क्लियर। पहले हम यहां समझते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई ए आ ई, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके खंड नहीं हो सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर एक किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब है जो बिल्कुल क्रमवाइज लिखे हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे आपने पढ़ा होगा ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। एक स्वर है और दूसरा हमारा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर किसको कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी कि जिनमें हमें किसी दूसरे स्वर की या व्यंजन की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही उच्चारित होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर हमारे जो है 11 होते हैं। कौन कौन से हैं जो हम बिना किसी स्वर या उच्चारण की सहायता के बोलते हैं। जैसे ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। क्लियर। अब हमारा जो है ये तो था हमारा स्वर, इन जिनकी संख्या 11 है, और जो हमारे ये ऐसे अवतक हैं। अब हमारा आता है कि स्वर के भेद। अब स्वर के भेद कितने होते हैं, अब इसके भी हमें यहाँ भेद बताने पड़ेंगे। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर यानी कि जो सबसे छोटा होता है, दीर्घ स्वर जो उससे थोड़ा बड़ा होता है, और प्लुप्त स्वर जिनको बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले हम हर्ष स्वर को समझेंगे कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि समय कम लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है बेटा। कौन कौन से हैं ये, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी कि इनमें एक मात्रा का समय लगता है, सिर्फ एक ही मात्रा है, कुछ नहीं है। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हमारी 7 है। कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। तो थोड़ा हमें इनको बोलने में समय ज्यादा लगा। अब हमारे आता है नंबर 3 पर प्लुप्त स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब इसके चिन्ह कितने हैं, 3। अब यहां फर्स्ट हमारा हर्ष स्वर में जो है 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, और प्लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। क्लियर। अब आता है हमारा सेकंड व्यंजन। पहले हमने पढ़ा स्वर के भेद, अब हमारे आते हैं व्यंजन। ये हमने सबसे ऊपर देखा था कि जो है वर्णमाला के 2 भाग हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ये हमने यहाँ स्वर क्लियर किया। अब हम व्यंजन को देखते हैं कि व्यंजन में क्या क्या आता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जिन्हें बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, परंतु उनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए हम बोलने की सुविधा के लिए वर्णों को ए स्वर के साथ मिलाकर बोलते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया का, तो का में पीछे से किसकी आवाज आई, आ की आवाज आई है। क्लियर हो रहा है। ख, इसमें से भी पीछे से आ की आवाज आई, लेकिन ये हलंत के साथ है। यहाँ जो हम लिखते हैं तो हलंत के साथ। अब मूल रूप में उनका रूप क्या होता है, जैसे क हलंत दे दिया, ख हलंत दे दिया, गा घ ड आदि। इनमें तिरछी रेखा हल चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं, हम हलंत बोलते हैं। जैसे हम संस्कृत में भी कहते हैं कि बेटा हलंत लगाओ।
का प्लस आ यानी कि का। यदि हम ये ए नहीं लिखेंगे तो हमें का के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, और यदि हम लिखते हैं तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो पूरा हमारा ये सिंपल का लिखा जाएगा। क्लियर। अब यहां हमारा दिया हुआ है वर्णमाला, पूरी वर्णमाला दी हुई है। देखिए उधर हमने स्वर पढ़े थे, अब ये हमारी स्वर के साथ ये हमारी वर्णमाला है। अभी हमने आपको बताया था कि जो क्रम से लिखे हुए होते हैं तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ ड। अब यहाँ का वर्ग दिया हुआ है, यानी कि एक एक वर्ग ये हमारा हो गया है, ये हमारा फर्स्ट वर्ग हो गया है। तो इसमें हमारे 5 पक्ष होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये चा वर्ग हो गया है, और ये टा वर्ग हो गया है। जो भी 5 शब्द जहां तक भी आएंगे, जैसे का ख ग घ ड, तो 5 यहां पर आए हैं हमारे वर्णमाला के वर्ण। तो ये हमारा नंबर 1 से यानी कि का से स्टार्ट हुआ है तो ये हमारा का वर्ग हो गया है। फिर हमारा चा से स्टार्ट हुआ है तो चा वर्ग हो गया है। टा से स्टार्ट हुआ है तो टा वर्ग हो गया। फिर ता से स्टार्ट हुआ है तो ता वर्ग हो गया। फिर पा से स्टार्ट हुआ है तो हमारा पा वर्ग हो गया। ये यहाँ हमारे सब वर्ग दिए हुए हैं। एक वर्ग में हमारे 5 जो है वर्ण आते हैं, 5 आते हैं। क्लियर। अब यहां हमारा आता है बेटा य र ल व। ये हमारे जो है अंतस्थ वर्ण है। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो नीचे हमारे तालू से चिपक जाती है। जैसे आप बोलकर देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि अंतस्थ स्वर है, यानी कि अंदर की तरफ ही जो है बोला जाता है। ना ही तो हमारी टंग बाहर जाती है, ना ही ऊपर जाती है, सिर्फ नीचे ही रहती है। जैसे या रा ला वा, तो हमारी जो टंग है वो वहीं की वहीं अंदर ही घूमती रहती है। तो ये हमारे क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए हैं। अब हमारे आते हैं श श स ह। ये हमारे उष्म व्यंजन है। इनको बोलते हैं हम तो घर्षण पैदा होता है, तो इससे गर्मी पैदा होती है। तो ये हमारे क्या हो गए हैं बेटा, उष्म व्यंजन हो गए हैं। अब हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको बोलने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। संयुक्त का मतलब अपने आप में ही बड़ा है। जैसे श त्रे ज्ञ शे, तो संयुक्त अक्षर हो गए, इनको बोलने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। अब हमारे आते हैं आगत व्यंजन, यानी कि जिनमें नीचे अनुस्वार होता है। जैसे ज और फ, जैसे जहाज है ना, तो उसमें भी जो है अनुस्वार बिंदी आती है। तो इसी तरह से फ, तो ये हमारे हो गए आगत व्यंजन। क्लियर। अब ये था हमारा व्यंजन के बारे में हमने जाना, स्वर के बारे में जाना, फिर हमने स्वर के भेदों के बारे में जाना, है ना। अब हमने आज जैसे व्यंजन के विषय में जाना है, तो व्यंजन हमने जान लिया है। अब हम व्यंजन के भेदों के विषय में जानेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के बेटा जो है हमारे मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो अब हम इनकी श्रेणी यहाँ अलग अलग कर देते हैं। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है। पहले हम यहां समझते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग जो है ऊपर बाहर नीचे की तरफ जाती है, तो हमारे मुख से हवा निकल करके बाहर चली जाती है, तो स्पर्श व्यंजन हो गया, यानी कि उसने हमारे जो है पूरे मुख को स्पर्श किया है, तो इसलिए वो स्पर्श व्यंजन होता है। अब है अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। अभी मैंने आपको बताया था या रा ला व, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है हमारा उष्म व्यंजन। ये भी हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि जिनको बोलने में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, लेकिन फिर भी समझते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु उष्मा उत्पन्न करती है, यानी गर्मी पैदा करती है, तो उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म का अर्थ होता है बेटा गर्मी, है ना, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब है आगत स्वर। आगत स्वर जैसा आपने कुछ वर्ड देखे होंगे बेटा, उनके ऊपर जो है हम इस तरह से अर्धचंद्र लगा देते हैं, है ना, पूरा चंद्र नहीं लगाते, अर्धचंद्र लगाते हैं, तो उनको हम आगत बोलते हैं। जैसे डॉक्टर शब्द में हम ऊपर लगा देते हैं, जैसे हम कॉलेज लिखते हैं तो ऊपर का के ऊपर ऐसे लगाते हैं। जैसे बाल हो गई, है ना, हॉल हो गया, तो जितने भी ऐसे वर्ण होते हैं तो उसमें हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम इसको अच्छे से यहाँ पर क्लियर रूप से समझेंगे।
अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में, यानी कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए हिंदी माला में इनको शामिल किया गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच का होता है। आइए कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जिनमें इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वो कौन से शब्द है जहां इनका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बाल, हाल, माल, डॉग, बाय और जान आदि। अब बेटा हमारा आता है आगत व्यंजन। अभी आगत व्यंजन मैंने आपको यहां भी बताया था, है ना। अब इसको भी हम समझते हैं। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाएं कौन कौन सी है? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्द शामिल किए गए हैं। उन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी के ज, फ से भिन्न होता है। इन्हें और अधिक कोमलता से बोला जाता है। इन्हें हिंदी में लिखते समय ज, फ के नीचे नुक्ता क्या होता है? नुक्ता होता है जैसे हम एक डॉट लगा देते हैं। ये यहां भी दिया हुआ है, क्लियर रूप से लिखा जाता है। जैसे कागज, अब जा के नीचे आया है नुक्ता। फिर दरवाजा, जा के नीचे। आजादी, जमीन, सफाई, अब ये फैल वाले हैं। फर्श, दफ्तर और फरमाइश। तो इनमें जो नुक्ता हमारा लगा हुआ है तो ये क्या है बेटा? हमारे आगत व्यंजन है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है पेज नंबर 14 पर। यहां दिए हुए हैं हमारे संयुक्त अक्षर। अभी हमने जो आपको वर्णमाला में जो व्यंजन वाली उसमें समझाए हैं तो बेटा सारे वही हैं यहाँ पर, लेकिन इनको यहाँ अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वहां केवल हमारे शब्द ही दिए हुए हैं। चलिए, संयुक्त अक्षर, जब दो व्यंजन यानी कि एक स्वर रहित जिसमें स्वर ना हो और दूसरा स्वर युक्त आपस में मिलते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है उनका स्वरूप, तो उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये 4 हैं, इनकी संख्या बेटा 4 है, क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ तथा श्रेय। आइए अब देखते हैं कि इनसे कैसे बनते हैं। जैसे क प्लस श यानी कि श। अब इससे हम एक वर्ड बनाते हैं तो ये हमारा यहाँ कक्षा बन गया है। कक्षा, क्षमा, रक्षा, है ना। तो इससे हमारे ये बन गए। अब जैसे हम त्रय बनाते हैं तो त में नीचे हलंत लगा हुआ है, लेकिन हम इसको रे के साथ में इस तरीके से लिखते हैं। कभी हम ऐसे नहीं लिखते इसको। जैसे पत्र, पुत्र, यंत्र और सत्र। फिर ज, इसको भी जो है हम अण्य इसमें आ गया है तो यहां पर हम ज्ञ करके इसको लिखते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञात, ज्ञापन और विज्ञ। श्रेय, अब ये छोटा स हलंत है और रे है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं श्रेय। जैसे अशु, आश्रम, अब यहां दिया हुआ है श्रम, विश्राम, श्रेय और हमारा श्रावण। क्लियर। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए हैं, यानी कि संयुक्त अक्षर हो गए हैं। अब देखते हैं नीचे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस ता, तो कट, यानी कि ये हमारा एक संयुक्त है और एक हमारा क्या है? एक तो स्वर रहित है और नहीं, हाँ, एक तो स्वर रहित है और दूसरा स्वर युक्त है। तो ये हमारे दोनों हो गए। तो इसको हम पूरा इस तरीके से नहीं लिख करके, जहां भी हलंत लगेगा, तय आएगा या कोई और वर्ड आता है तो बेटा हम उसको अब फर्स्ट वाले को हाफ कर देते हैं और सेकंड वाले को पूरा लिखते हैं। जैसे यहाँ इसके काफी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब ध नीचे हलंत, फिर प्लस व धव, यानी कि ध्वज, धवनी, ध्वंस। अब इसी तरीके से इसके यहाँ 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। फिर नीचे देखते हैं संयुक्त व्यंजन 4 तरह से बनाए जाते हैं। खड़ी पाई हटाकर, घुंडी हटाकर तथा हलंत लगाकर। अब ये भी जो है ग्रामर का एक मुख्य पार्ट है बेटा, इसको भी हम समझ लेते हैं। खड़ी पाई हटाकर कैसे बनाते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। खड़ी पाई जैसे हमारी ये है यहाँ इस तरीके से, जैसे ख, फिर आधा ख दिया है तो यहां हमने खड़ी पाई हटा दी है तो ख्याति बन गया। अब बा, फिर आधा बा, तो अब यहां जो है हमारा ये पूरा नहीं आएगा, फर्स्ट हमारा ये आधा आएगा और फिर लास्ट में हमारा पूरा वर्ड आएगा।
फिर है गा, इसी तरीके से यहाँ इसको भी जो है हमने इसकी खड़ी पाई हटा दी है, तो ये खड़ी पाई हटाकर बनने वाले शब्द हैं यहाँ पर जितने भी इसमें दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 15 पर बेटा, यानी कि घुंडी हटाकर। अब घुंडी क्या चीज होती है ना, तो ये हम समझते हैं घुंडी, जैसे हम कोई रस्सी से गांठ वगैरह लगाते हैं तो हम कहते हैं कि पहले इसकी घुंडी बना लो फिर डालना इसको। अब देखते हैं जो यानी कि मुड़ी भी होती है, मुड़े हुए आकार को हम घुंडी बोलते हैं। शब्द में स्वर रहित लिखने के लिए का फा की घुंडी हटाते हैं। अभी हमने आपको घुंडी बताया, ये घुमावदार जो होती है। अब जैसे का, तो यहां ये घुंडी है, ये हटा दी हमने, है ना। ऐसे ही इधर दी हुई है फा, फिर यहां से हमने फा की भी घुंडी हटा दी है। अभी हमने आपको बताया कि गोल घूमने वाली, तो ये हमारी हट गई है। तो इससे लगाकर क्या बना हमारा हफ्ता और वाक्य। यदि हम यहाँ कै पूरा लगाते हैं तो बेटा ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर है हलंत लगाकर। हलंत तो बिल्कुल मेन है, आपने जो है संस्कृत में पढ़ा है कि बेटा हलंत ना लगाएंगे तो हमारा जो है वाक्य वहां से गलत हो जाता है, या हम जो भी लिखते हैं वो गलत हो जाता है। देखिए, खड़ी पाई और घुंडी रहित वर्णों को स्वर रहित लिखने के लिए हम हलंत लगाते हैं, यानी खड़ी पाई भी हटाएंगे और घुंडी भी हटाएंगे, तो क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे डा, यहां नीचे हलंत लगाए तो ये हमारा यहां आ गया है। एक सिंपल वर्ड जैसे बेटा हम विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय में जो है हमारे ये ऐसे लगती है ना। तो ये हो गया है हमारा, क्लियर। तो इसमें भी जो है हम जैसे ये दे ये लगाते हैं तो ये हमारा क्या, ये हमारी घुंडी वाला, ये हमारा जो है हलंत वाला शब्द हो गया। जैसे यहां पर दिया हुआ है गद्दा, गा दा, नीचे हलंत है फिर दा। यदि हम इसको यहां नहीं लगाते हैं तो बेटा फिर हम ये वाला वर्ड इसी के नीचे लिख देते हैं, लेकिन ये हम कम करते हैं इस तरह से प्रयोग। तो यहां हमारे इसके काफी वाक्य दिए हुए हैं, देखिए शब्द दिए हुए हैं, सॉरी, ये जैसे ढा और ढा धनाढ्य, ठा और ठा पाठ्य। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अब है द्वित व्यंजन, यानी कि दो व्यंजन एक साथ, जैसे पक्का, कच्चा, है ना, इस तरह के जो आते हैं। अभी देखते हैं हम। जब स्वर रहित व्यंजन के बाद समान स्वर युक्त व्यंजन आता है तो द्वित व्यंजन होता है। जैसे आधा का दिया हुआ है, फिर पूरा का दिया हुआ है, तो आधा का और पूरा का। लेकिन हम सिंपल इस वर्ड से ही नहीं समझेंगे इसको, नीचे जब हम इसके जो है शब्द देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवे वर्ण, पहले, तीसरे और पांचवे वर्ण। अभी मैंने आपको उधर चैप्टर में समझाया था कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये वही से ही है। वर्ण में द्वित व्यंजन रूप में आते हैं, तो इसके अलावा य, ल, व, श, स भी द्वित रूप में आते हैं। जैसे का वर्ड दिया हुआ है, अब इसको जो है हम इस तरीके से करके इसको लिखेंगे, यानी कि द्वित व्यंजन के साथ में हम कैसे लिखेंगे इसको, चक्कर, टक्कर। जैसे जैसे बच्चा, सच्चा, टा यानी कि लट्टू, पट्टी। यदि हम आपको कहते हैं कि बेटा द्वित व्यंजन का इसमें प्रयोग किया जाएगा, आप ये वर्ड लिखिए। जैसे हमने आपको बोल दिया चक्कर, तो आप खाली इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे चक्कर, तो हमने कहा है आपको कि द्वित व्यंजन का प्रयोग होगा। तो आप इससे कैसे समझेंगे, तो द्वित का मतलब है कि हमें एक आधा लिखना है और एक पूरा लिखना है। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब हम आपको कहेंगे कि इसमें द्वित व्यंजन का प्रयोग होगा। क्लियर। यहाँ इधर जितने भी दिए हुए सारे द्वित व्यंजन के शब्द दिए हुए हैं। अब ड, ढ ये दोनों वर्ण संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे, ये हिंदी के अपने व्यंजन है। इनका उच्चारण ड, ढ से भिन्न है। जिह्वा को तालु की ओर मोड़कर इनका उच्चारण किया जाता है। जब इनको बोलते हैं तो थोड़ा सा जो है ना, हमें अपनी जो जीभ है उसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, थोड़ा घुमाना पड़ता है, क्योंकि थोड़े टेढ़े वर्ड हैं। जैसे टेढ़े लिखे हुए ऐसे ही टेढ़े बोले भी जाते हैं। अब नीचे जो है इसके भी यहाँ कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं कि इससे हम जो है किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ आता है बेटा पेज नंबर 16 पर अनुस्वार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अनुस्वार, जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं तो हमारे शब्द जो है वो रोंग हो जाते हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। इसे शिरोरेखा के ऊपर बिंदु
इस तरीके से यानी के रूप में लगाया जाता है। अब शिरोरेखा क्या होती है? जैसे हमने कोई शब्द लिखा है, जैसे हमने आंख लिखा है, आंख शब्द लिखा है, तो शिरोरेखा हमारी ये हो गई है जो मैंने ऊपर लगाई। अब ये इसके ऊपर जाता है। क्लियर? ये होता है हमारी, ये होती है हमारी शिरोरेखा, जो हम शब्द लिख करके उसको फिर ऊपर से लाइन करते हैं तो वो हमारा पूरा शब्द यहां कंप्लीट कर देती है। चलिए अब देखते हैं अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगा हो उसके बाद उच्चारित करते हैं और उसे बाद में जो व्यंजन हो उसे पंचम वर्ण की ध्वनि मुख से निकलती है। पंचम वर्ण अभी हमने पीछे पढ़े हैं। अतः अंतस्थ और उष्ण वर्णों में मां की ध्वनि निकलती है। जैसे मंडन में मां के बाद अनुस्वार ध्वनि अणय होगी, यानी कि पांचवा वर्ण होगा इसका। अभी एक बार हम आपको यहां दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है बेटा। वैसे यहां भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कैसे उच्चारण होगा, ये देखिए, ये दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से अब यहां देखिए ना निकलेगी क्योंकि उसके बाद तावर्ग का ता होगा। आप ध्यान से इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और देखिए कि कौन से पंचम वर्ण की ध्वनि होगी। जैसे यहां रेखांकित का हलंत, नीचे डा दिया हुआ है, संख्या खा, ये नीचे दिया हुआ है इसका। तो इसी तरीके से इसके सारे के सारे यहां दिए हुए हैं। अनुस्वार के बाद लगने वाले वर्ण है और उसका उच्चारण किस तरीके से होगा ये सब यहां पर दिए हुए हैं। फिर नंबर 2 यहां हमारा आता है। नंबर 2 में क्या है हमारा, जैसे ये दिया हुआ है, शा सा से पूर्व अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंश, संसार, कंस। अब सा से पूर्व यानी पूर्व का मतलब है पहले। अब इससे पहले अंश, देखो आ के बाद में तुरंत एकदम से ना की आवाज आ रही है तो ये हमारा अनुस्वार है ना। संसार, अब हम इसको इसके ऊपर नहीं लगाएंगे सेकंड वर्ड के, हम इसको फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगाएंगे। हमेशा इसको बीच में ही लगाते हैं, एकदम से ऊपर नहीं लगाते हैं। फिर नीचे या व ह से पूर्व पंचम अक्षर ही लिखते हैं, जैसे पुण्य, अरण्य, अन्व्य। इन्हें कहना और अपवाद, सम, उपसर्ग से बने शब्दों में मां के स्थान पर अनुस्वार ही लिखा जाता है, जैसे सम प्लस हार। अब ये मैंने बताया आपको कि जो है ना उपसर्ग से बने शब्दों में मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लिखा जाएगा। अब ये हम यहां मैं नहीं लिखेंगे अनुस्वार बेटा। अब यदि हम इसको यहां लिख रहे हैं तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, यानी इस डॉट के रूप में ले जाएंगे। जैसे संघार बन गया ये हमारा, हमने यहां संहार नहीं लिखा है, ये हमारा संहार बन गया है। अन का जो है अनुस्वार हो गया है मां का, यहां देखिए। फिर है सम प्लस वाद, तो संवाद। अब ऐसे ही बहुत सारे वर्ड इससे बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जब एक साथ 2 पंचम वर्ण आते हैं, पंचम वर्ण, तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। सम्मान, अन, वांग्मय आदि ऐसे शब्दों में। अब है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा, स्वर सानुनासिक भी होते हैं, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुख और नाक दोनों से निकले तो सानुनासिक स्वरों का उच्चारण होता है। इसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं, यानी कि जब हम इसको बोलते हैं तो हवा जो है हमारे नाक से और मुख से दोनों से निकलती है। जैसे आंख, तो यानी कि हमारा मुंह भी पूरा खुल गया है और नाक तो हमारा खुला हुआ है ही। तो जैसे यहां देखते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, आ, ओ, तो हमारे नाक और मुख दोनों से जो है हवा निकलती है, तो इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। सबसे ऊपर हमने पढ़ा था अनुस्वार, है ना। अब ये हमारा है अनुनासिक। तो अब यहां देखते हैं चंद्र बिंदु स्वर का गुण है, जिन स्वरों पर शिरोरेखा होती है, जिन स्वरों पर, अभी मैंने आपको स्वर आप जानते हैं शिरोरेखा ऊपर बताया होती है, तो उन पर हम बिंदु लगाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जैसे मैं, आदि में मैं है, ए वर्ण है, और मैं, मां, ये ध्यान रखिए। बोलते समय अनुनासिक यानी कि शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु और अनुस्वार भी शिरोरेखा के ऊपर, यानी में अंतर होता है, इन दोनों में अंतर होता है।
ये अनुनासिक है, ये हमारा अनुस्वार है। अनुनासिक होता है हमारा चंद्र बिंदु वाला और अनुस्वार होता है हमारा केवल अर्ध, यानी कि चंद्र भी नहीं, केवल बिंदु में अंतर होता है। अंत, दंत, बोलते समय न की ध्वनि ए और दा के बाद है। यदि आप कहें आंत, दांत, तो अनुनासिक ध्वनि आ, हा के साथ सुनाई देती है। सुनाई देती है, पता चलता है जब हम बोलते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप ही एहसास होगा कि आप अनुस्वार बोल रहे हैं या अनुनासिक बोल रहे हैं। अब वर्तनी की शुद्धता के लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। सूक्ष्मता का मतलब है बहुत ही बारीकी से। यहां मैं लिख देती हूं, इसका अर्थ है बारीकी से। क्लियर। अब विसर्ग आता है। थर्ड क्या आता है हमारा? विसर्ग। अब विसर्ग जो है संस्कृत में तो विसर्ग के बिना कुछ भी नहीं होता है, पूरा सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाता है। देखते हैं, इसे दो चिन्ह होते हैं पीछे, डॉट चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है। जैसे हम कहते हैं वृक्षः, तो आप है नहीं लिखते हैं, केवल दो विसर्ग लगाते हैं। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, अतः, अंततः आदि। क्लियर। अब है रे वर्ण। रे वर्ण क्या होते हैं? रे तो हम कई जगह से कई प्रकार से लगाते हैं। ऊपर लगाते हैं ऐसे, जैसे प्र लिखते हैं ऐसे लगाते हैं, फिर नीचे भी ऐसे लगाते हैं घुमा करके। चलिए जानते हैं इसको। रा व्यंजन में ऊ तथा औ की मात्रा नीचे न लगाकर बीच में लगाते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे हम उनको बोलते हैं रुपया लिखो, तो वो रू पर मात्रा नीचे लगा देते हैं। छोटी ऊ की लगाते हैं या बड़ी ऊ की, जो भी लगाते हैं, लेकिन वो गलत लगाते हैं। ये मात्रा हमारी यहाँ नहीं लगती है। हमेशा हमारी मात्रा रू पर ये पीछे की तरफ जाती है। यदि हम लगाएंगे छोटे ऊ की तो सिंपल लगाएंगे, बड़े ऊ की लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा घुमा करके लगाते हैं। अब जैसे यहां दिए हुए हैं, सेम वर्ड दिए हुए हैं जो मैंने आपको अभी बताए, है ना। अब है संयुक्त रा व्यंजन स्वर सहित और संयुक्त दोनों को ही अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। तो ये यहां बेटा इसके प्रकार दिए हुए हैं कि किस तरीके से हमें इसको लिखना है। ये पूरा का पूरा यहां इसी के बारे में बताया गया है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं वर्ण विश्लेषण यानी विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि पूरा आपको एक जो है शब्द दे दिया और उसको हम अलग अलग तरीके से किस तरीके से लिखेंगे, उसके साथ में जो हमारे स्वर भी आए और व्यंजन भी आए। तो ये हमारा यहाँ नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है बेटा, इसको हम यहाँ समझते हैं। ये दिए हुए हैं जैसे अजर, अ प्लस जा यानी कि नीचे हलंत, क्योंकि आगे भी हमारा ए है तो इसलिए हलंत आ गया है हमारा, प्लस रा प्लस आ। तो सबके नीचे जो है बेटा हमारे जो है नीचे हलंत लगेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा बनेगा। जैसे आगमन, आ प्लस गा में से भी आ की आवाज आ रही है, फिर माँ में से भी आ की आवाज आ रही है, फिर ना में से भी आ की आवाज आ रही है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग करके यहां लिखते हैं। इसी तरीके से हमारी जो संधि बनती है, तो संधि में हम पूरा इसको अलग करके नहीं लिखते हैं, केवल आधा आधा वर्ड जो है अलग करके लिखते हैं। लेकिन वर्ण विच्छेद में हम सब वर्णों को अलग करते हैं। ठीक है। वर्ण विच्छेद की पहचान यही होती है कि सबको अलग अलग करके लिखना। ये पूरा इसका यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल समझाया। जो वर्ण स्वतः उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। यानी कि इसको बोलने में 1 मात्रा का समय, इसको बोलने में 2 मात्रा का समय और इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। फिर है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भेद? स्पर्श व्यंजन जो हमारी टंग, जीभ सबको छूते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन जो अंदर ही अंदर जो है हमारी टंग नीचे रह जाती है जब बोलते हैं हम। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा उष्म व्यंजन, यानी कि जिनको बोलने में हमें उष्मा का जो है एहसास होता है। फिर है अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आए शब्दों को लिखने के लिए आगत स्वर यानी आ का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये मैंने अभी आपको बताया था कुछ शब्दों के उदाहरण देकर। फिर है 2 वर्णों यानी कि एक स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त हो
तो ऐसा मेल जिसमें वर्ण का रूप परिवर्तित हो जाता है संयुक्त अक्षर कहलाते हैं ऐसे। जैसे का प्लस नीचे हलंत फिर शा तो शे, ते प्लस रे तो त्रे, जे प्लस ने तो गे, शे प्लस रे तो श्रे। स्वर रहित व्यंजन का स्वर युक्त व्यंजन से मेल, तो उसको क्या कहेंगे? एक स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जब दो समान वर्ण एक स्वर रहित और एक स्वर युक्त साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जो दो बार लिखे जाते हैं, एक आधा और एक पूरा। जैसे अभी हमने इधर उधर भी पढ़े थे कुछ वर्ड, लेकिन ये इस तरीके से, ठीक है। जैसे पक्का वर्ड लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर है रा वर्ण का प्रयोग रेफ यानी कि ऊपर की तरफ, पदेन यानी पद में यानी पैरों में लगाते हैं, जैसे करम इस तरह से और करपा इस तरह से के रूप में भी किया जाता है। ये आज हमारा यहाँ चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी मैं आपको एक बार ये चैप्टर जो है समझाती हूँ। हमने जो है हमारा चैप्टर था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, और जो है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर के हमने भेद जाने हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं और स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं बेटा, इसको हमें भूलना नहीं है क्योंकि हमारे इंग्लिश में भी हैं, है ना। उनको वोवल्स बोलते हैं वहां पर, ठीक है। फिर हमारा व्यंजन आता है, व्यंजन के विषय में हमने समझा। फिर व्यंजन में जो है हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो हमने ये पांचों वर्ग के बारे में जाना। अंतस्थ स्वर कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं और आगत हमारे कौन से होते हैं, इस सब के बारे में हमने जाना। फिर हमारे व्यंजन के भेद, व्यंजन के हमारे 3 भेद हुए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनके बारे में जाना। फिर हमने आगत ध्वनि के बारे में जाना, है ना। फिर आगत व्यंजन के बारे में जाना। ये सब चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं। अब फिर उसके बाद में हमने जो है बेटा आपको जो है खड़ी पाई के बारे में बताया, है ना। घुंडी हटाकर और हलंत लगाकर किस तरह से हमारे शब्द बनते हैं। फिर द्वित्व व्यंजन के विषय में जाना कि किस तरीके से हमें द्वित्व व्यंजन बनाने हैं। तो ये सब जो है हमने यहाँ पूरा सीखा है। लास्ट में हमने सिखाया है कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है ना। फिर हमने रा के विषय में जाना। रै के विषय में भी जो है यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि किस तरह से आप रै के विषय में जानेंगे, किस तरह से कौन सी मात्रा आप लगाते हैं तो कौन सी मात्रा आपको कहाँ लगानी चाहिए। फिर लास्ट में जो है हमने वर्ण विच्छेद सीखा कि वर्ण विच्छेद करते समय जैसे हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं तो फिर हम प्लस का चिन्ह लगा करके फिर दूसरा वर्ड लिखते हैं, फिर उसमें से भी हमें जिसकी आवाज आती है, ए की आती है या आ की आती है तो हम वो लिखते हैं। तो ये सब हमारा यहाँ पूरा हो गया है। फिर हमने एक बार फिर से पूरे चैप्टर की स्टडी यहाँ पर की है ना। अब इस चैप्टर की हमारी एक्सरसाइज रहती है तो एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कॉल करके पूछ सकते हैं।